हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बैच 2024 एंड 25। और ये है आखिरी पार्ट विच इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर लेक्चर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके पहले भी 3 पार्ट आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले उसको देख लें। इसके बाद इन सबका कंबाइंड वीडियो आएगा जो कि वन शॉट होगा इस चैप्टर का। तो अगर आपको डायरेक्टली वन शॉट देखना है तो आप वन शॉट भी देख सकते हैं, नहीं तो इसके पहले के आप 3 वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का लेक्चर और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को जो कि 2 दिन से 3 दिन से चल रहा है। ठीक है, तो चलो अब जैसा कि मैंने बोला था कि जब हम लोग आएंगे तो अब हमारे जितना बचा हुआ है कोर्स वो पढ़ेंगे, जिसमें आपका प्लास्टिड आएगा, ठीक है, वैक्यूल आएगा, ठीक है, सेल डिवीज़न आएगा, और एक मैंने और पढ़ा हुआ था ब्लैक रिएक्शन पढ़ाने के लिए, वो पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, वैसे तो टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं ब्लैक रिएक्शन को, ठीक है, बोल देते हैं खुद से पढ़ लेना या फिर ऐसे ही है, बट कभी कभार आ जाता है एग्जामिनेशन में, तो इसलिए बस मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर देखो प्लास्टिड पहली बात होता क्या है। देखो प्लास्टिड का थोड़ा सा आपका क्या काम समझ सकते हो कि ये कुकिंग में या फिर किचन विचन के टाइप के काम में यूज़ होता है। अब प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब खास बात क्या है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। नोट में ये पॉइंट आप ज़रूर डाल दीजिएगा नोट्स में अपने, कि वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब सुनो, क्रोमोप्लास्ट में एक चीज़ होती है, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। यानी कि इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है क्लोरोप्लास्ट की, जो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करते हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, जो जो भी पार्ट होते हैं ना एक प्लांट के, जो भी पार्ट होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। बट जो ग्रीन कलर्ड होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और मैंने ऐसा क्यों बोला था, किचन किचन वाली बात मैंने ऐसे बोली थी, इसलिए बोली थी क्योंकि ये जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। यानी कि जो क्लोरोफिल किस में है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्यों होता है अब ये सबको पता होगा, ठीक है, इसलिए बस इस रेफरेंस में मैंने बोला था। ठीक है, बाकी इसका ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है, किचन का ये जो होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिक्स होते हैं। यानी कि जो और कलर आते हैं फ्रूट में, फ्लावर में, वो जैसे पर्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, वो किसके वजह से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और जो लीव्स में, स्टेम्स में ग्रीन कलर आता है वो आता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, तो अब ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स। क्या कहते हैं इन्हें, हम लोग कहते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका कोई कलर नहीं होता। तो काम क्या है भैया इनका, काम ये है, ये स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनाइज इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैनुअल्स आर स्टोर्ड। ये देखो, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैनुअल्स जो होते हैं वो इसमें स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है, ये स्टोरेज का काम करता है क्योंकि ये कलरलेस होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, ये आखिरी में इसको पढ़ लेते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट के, किसके लिए है, ये क्लोरोप्लास्ट के लिए है। ठीक, आओ पढ़ते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो न्यूमरस मेम्ब्रेन्स को कंटेन करती है। मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, मेम्ब्रेन लेयर्स, मेम्ब्रेन लेयर्स आपको ये दिख रही हैं, ये हो गई, ये हो गई, ये ढेर सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं ऐसे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, ये आपको दिख रही होंगी, एक ये है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है। तो ऐसे ढेर सारी ऐसे 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 मेम्ब्रेन्स होती हैं, कॉइन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इस तरीके से होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन्स। अब ये मेम्ब्रेन्स किस में होंगी, किसी चीज़ में तो होंगी ना, हवा में तो होंगी नहीं। तो ये जिसमें है, जिस लिक्विड में है, जिस लिक्विड कंटेंट में है, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब ये देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ है स्ट्रोमा। ठीक है, जिस कंटेंट में है ये, उन्हें हम स्ट्रोमा कहते हैं।
और ये जो मेम्ब्रेन है इन्हें हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। कई रेफरेंस बुक में दिया रहता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन रेफरेंस बुक में दिया रहता है, ठीक है। इन्हें हम थैलाकॉइड कहते हैं, और जिसमें थैलाकॉइड होते हैं उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और कई में ल्यूमेन के बारे में दिया होता है, बाकी ल्यूमेन आपके कोर्स में नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में है, तो ल्यूमेन के बारे में आप मत पढ़ो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे आए तो हम लोग को दिखा वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या है, इसको मैं अगर पता लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ स्टोरेज, स्टोरेज प्लेस। ये बेसिकली स्टोरेज के काम में आता है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। सैक मतलब बोरी होता है, ठीक है। जैसे कोई बोरी आपने देखा होगा ना, जहाँ पे सामान भर दिया जाता है बोरी में। ये थोड़ा सा वो समझ लेना, ठीक है, ड्राइंग गंदी है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से बोरी टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो होता है वैक्यूल का। तो ये स्टोरेज का सैक होता है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। द वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं। प्लांट सेल में ये बहुत बड़े बड़े होते हैं वैक्यूल, ठीक है, बट एनिमल सेल में कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं, ठीक है। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स। यानी कि टर्जिडिटी और रिजिडिटी ये प्लांट सेल में प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लिख सकते हो, ठीक है। वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स इन प्लांट सेल, ठीक। चलो बस इतना ही है, इसके आगे इसमें कुछ और नहीं है। अब आते हैं अपने इस पे सेल डिवीजन पे। अब देखो सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन, एक सेल से जब दो आउटकम्स या मैनी आउटकम्स कह लो, ठीक है, और भी एक दो तीन चार जब सेल बनते हैं तो उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। एक सेल डिवाइड हो रहा है ताकि न्यू सेल फॉर्म हो जाए, एक सेल डिवाइड हो रहा है ताकि न्यू सेल फॉर्म हो जाए। तो आओ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। थोड़ा सा ये गलत टाइप हो गया है, ये लिखा है सेल इज, सेल इज, तो क्या लिखा है, न्यू सेल इज फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। दिस प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। देखो न्यू सेल फॉर्म क्यों होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो रिप्लेस कर सकें ओल्ड जो डेड सेल्स हैं, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, किसे, जो ओल्ड डेड और जो इंजर्ड सेल हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस करने के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही न्यू सेल डिराइव होते हैं, तो ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है और कुछ नहीं है, कि मतलब जो है ओल्ड सेल्स को हटा के नए सेल्स आ सकें। तो इसीलिए जो है जब ओल्ड सेल में कोई ख़राबी होती है, डेड हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तब नए सेल वहाँ पे फॉर्म होते हैं। और जो डिवाइड होते हैं सेल, उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये होता है दो टाइप का, माइटोसिस एंड मियोसिस। सिर्फ इतना ही नहीं है, अब इनके बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा सा, तो बस वही 2-3 स्लाइड और हैं, उसके बाद आप भी फ्री हो जाएंगे, हम भी फ्री हो जाएंगे, ठीक है। देखो माइटोसिस और मियोसिस को समझना है, बहुत ईजी है, समझाएंगे, डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। चलिए देखते हैं। हाँ चलिए देखिए, माइटोसिस, देखो माइटोसिस का क्या है ना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा एक चीज़ और है, इसका पहले पता है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लो, पहले इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि इसके ये 3 पॉइंट्स आपको रटे होने चाहिए, इसके भी और जो भी अगली साइड दिखाऊंगा मियोसिस की उसके भी, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको पॉइंट वाइज, तो ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, द प्रोसेस बाय ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। अब मोस्ट ऑफ द सेल लिखो या सोमैटिक सेल लिख दो, सोमैटिक सेल लिख दो, बात वही रहेगी, ठीक है। सोमैटिक सेल मतलब कि जो हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल कहते हैं, ठीक है। माइटोसिस उनका प्रोसेस होता है जिससे ये वाले सेल जो होते हैं ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। ईच सेल इज कॉल्ड मदर सेल एंड डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। अब देखो ये इतने सारे सेल डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इस थोड़ा डायग्राम को समझो थोड़ा, आपको वैसा डायग्राम दे दिया गया है, बुक में ऐसा डिफिकल्ट सा नहीं है, बुक में डायरेक्ट है।
ये डिवाइड हो रहा है, ये प्रोसेस दिखा रहे हैं पूरी, ठीक है। थोड़ा देखो बड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे टूटने लग गया और एक टाइम बाद टूट गया। तो ये दो आउटकम्स आ गए, ठीक है, ये दिखाया जा रहा है। तो ये मदर सेल है, ये क्या है, ये मदर सेल है, ये मदर सेल है। और ये जो आए, ये टू डॉटर आइडेंटिकल सेल्स हैं, टू हैं, एक और दो, ठीक है, एक और दो, दो देखो सेल्स आई हैं, और यही दो सेल्स जो हैं ये डॉटर सेल्स होती हैं, ठीक। डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। अब देखो मदर सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल में हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में भी आए हैं, ये देखो दिख रहा है, ठीक। अब फिर जब ये डिवाइड करेंगे और दो आउटकम्स लाएंगी, ये डिवाइड करेंगे दो आउटकम्स लाएंगी, तो क्या हो जाएगा कि ये मदर सेल बन जाएंगी, ठीक, और जो आएंगे वो डॉटर सेल बन जाएंगी, बस और कुछ नहीं है। यही 3 पॉइंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक। अब आते हैं आगे, यानी कि मियोसिस में। इसके भी आपको ये तीनों के तीनों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, पॉइंट्स का और डायग्राम का भी। अब इसको भी समझाता हूँ। देखो इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, अब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ना, सिर्फ उनकी बात हो रही है, वही मियोसिस से डिवाइड होते हैं। ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात हो रही है। सेल डिवाइड बाय मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 था, ये 4 लिख दिया है, ये 4 है, ठीक है, 4 न्यू सेल्स। ये देखो ये मदर सेल है, ध्यान से देखना, इसमें दिख भी रहा होगा, ये ब्लैक है ना इसका पीछे, ये मदर सेल है। अब देखो कितने आउटकम्स आए, 1 2 3 और ये 4, 4 आउटकम्स आते हैं। ये चारों ही डॉटर सेल्स होते हैं। एक मदर सेल होता है, वो एक मदर सेल 4 डॉटर सेल को जो है जन्म देता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। समझ में आया, ठीक है। The new cells have half number of chromosomes than that of mother cell. अब ये जो नए नए आए हैं ना, इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। यानी कि अगर यहाँ पे सपोज करो, अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा दे पहले, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स की संख्या 2 थी, तो इन सब में एक एक आएंगे, एक 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 एक। यहाँ 4 थी, तो यहाँ पे 2 2 2 2 इस तरीके से आएंगे। तो मतलब कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा, पूरे क्रोमोसोम्स नहीं रहेंगे। समझ में आया। अब आते हैं ब्लैक रिएक्शन पे, ओ सॉरी, ठीक है, अब आते हैं ब्लैक रिएक्शन पे। जरा सा टॉपिक है, देख लेते हैं इसको। देखो ब्लैक रिएक्शन क्या है कि कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्गी एपरेटस भी जो है वो किया था, गोल्गी एपरेटस पर रिसर्च करी थी, ठीक है, उसको भी डिस्क्राइब किया था पहले सबसे फर्स्ट में, वही गोल्गी है, उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है गोल्गी एपरेटस, कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी कैरीड आउट अ रिवॉल्यूशनरी मेथड, इन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी मेथड को जो है कैरी किया, यानी कि कह लो कि इस रिवॉल्यूशनरी मेथड से इन्होंने ये सब चीज़ें करने की सोची। ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर्स, इन्होंने स्टेन किया इंडिविजुअल नर्व और सेल स्ट्रक्चर्स को। दिस मेथड वॉज रिफर्ड एज ब्लैक रिएक्शन, और इसी मेथड को ब्लैक रिएक्शन कहा गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में से ये लाइन निकाली गई हैं, ठीक है, या फिर जो भी करो बस ये आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि कभी कभार आ भी जाता है ये है, देख लो आप। और यहीं पे आपका पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ख़त्म होता है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। और यहाँ पे 4th पार्ट, सॉरी एक मिनट, 4th पार्ट भी ख़त्म होता है, एंड हो गया, ठीक। और अब इसका आपको पूरा का पूरा 1 शॉट लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। इस बार एकदम तबाही मचा देनी है, हमारा लक्ष्य ही यही है, हमारा एम ही यही है कि पूरे मार्क्स अचीव कर सकें हम। मैंने हर एक चीज़ पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है। जिसकी स्लाइड नहीं थी मैंने उसको भी बाद में डलवा दिया, जैसे कि आप ब्लैक रिएक्शन देख लो, बस एक स्लाइड नहीं आई थी हमारे उस पूरे चैप्टर में, वो शायद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की थी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में इतना कुछ था नहीं, इसलिए बस मैंने स्लाइड नहीं लाई, नहीं उनका कहीं जिक्र किया।
एक बार हाँ बताया ज़रूर था अपनी पहली वाली साइड में कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, क्योंकि इतना मैं एजम्पशन मार रहा हूँ कि सारे बच्चों को पता होगा। नहीं पता तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि यूनिसेलुलर जो होते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी, ठीक है, उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बस वो है, बायो बहुत प्यारी चीज़ है, बायो, और वो भी 9th की तो बहुत प्यारी है, ठीक, एकदम जो है प्यार हो जाएगा, थोड़ा बस पढ़ने की सोचो, ठीक। और बस यहीं तक हम लोगों की जो है पहले चैप्टर की जर्नी थी। इसके बाद मिलते हैं फिर, टिश्यूज़ चैप्टर को आसान करते हैं, क्योंकि टिश्यूज़ चैप्टर थोड़ा सा टफ है, और ख़ासकर उसका एनिमल सेल का पोर्शन थोड़ा टफ है, क्योंकि वो याद नहीं हो पाता है। बाकी मैं ट्राई करूँगा उसको ईज़ीएस्ट से ईज़ीएस्ट वे में लाने की। तब तक आप लोग तैयारी करो, नोट्स जो मैंने जो जो चीज़ें बोली कि इसको नोट करो, वो तो ज़रूर कर लेना, बाकी तो आप उतार ही लो तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। बाकी मैंने बोला था कि नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, तो बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊँगा। वन शॉट के बाद आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको मैं किसी तरह टेस्ट लूँगा, वीकली या मंथली जो भी रहेगा उसका आपको नोटिस दी जाएगी, ठीक है। तब तक बाय, तैयारी करो।